डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो एक डिज़ीज़ के हवाले से है। मैं बात करूँगी इम्पाइमा के हवाले से। इम्पाइमा जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंस ऑफ प्रूलेंट एक्सुडेशन है इन द प्रूलर कैविटी, यानी ये फेफड़ों की एक बीमारी है। और इसमें होता क्या है, जो प्रूलर हिस्सा होता है, यानी यूँ कह लीजिए कि जो लंग्स की जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें पानी पड़ जाने की कैफियत होती है, या पस फॉर्मेशन उसमें इकट्ठी हो जाती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और पस इकट्ठी हो जाती है। तो इम्पाइमा इज़ द पॉकेट्स ऑफ पस कलेक्टेड इनसाइड अ बॉडी कैविटी। एक बॉडी यानी एक कैविटी है, एक जगह में पस का जमा हो जाना इम्पाइमा कहलाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि लंग्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि बैरूनी जो लेयर होती है, उसके दरमियान वाली स्पेस और चेस्ट वॉल की इनर लाइनिंग मुतासिर होती है। आप देख रहे हैं होमियो डॉक्टर हुमा, मेरा चैनल। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड तक वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें स्किप आउट जब कर दी जाएं तो वो मिस हो जाती हैं। और हम बात कर रहे हैं इम्पाइमा के हवाले से। तो इम्पाइमा में जो है फीवर होता है, चेस्ट पेन होती है, यानी सीने में दर्द होता है, और खांसी की शिकायत भी होती है। याद रखिए, जब भी एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाए तो इम्पाइमा हो जाता है। हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि इम्पाइमा की क्या कॉजेज़ हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये इम्पाइमा है। सबसे पहली बात कि डिफरेंट बैक्टीरियाज जो हैं वजह बनते हैं फ्लूइड और पस फॉर्मेशन की, और अक्सर ये नमूनिया की वजह से भी इम्पाइमा बन जाया करता है। फिर इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन मौजूद हो तो ड्यू टू अ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है। इसके अलावा इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ड्यू टू कुछ जो बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से होता है। उसमें न्यूमोकोकल जो है बैक्टीरिया है, फिर स्टेफ्लोकोकल है और ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया भी शामिल है। इसके अलावा सम स्पेसिफिक नमूनिया की वजह से भी ऐसा होता है। सपोरेटिव नमूनिया भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा अगर लंग में कोई एब्सेस है तो भी ऐसा हो जाता है। फिर ये कि ब्रोंकाइटिस में भी ऐसा होता है, नियोप्लाज्म हो जाए तो भी ये वजह होती है, या फिर कोई लहन बन जाए, कोई यानी ज़ख़म किसी कैफियत पैदा हो जाए अगर फेफड़ों में, तो भी ऐसा हो जाता है कि इम्पाइमा बन जाता है। या फिर क्या होता है कि परफोरेशन ऑफ दी इसोफेगस होती है, यानी खुराक की जो नाली है, अगर उसमें परफोरेशन हो जाए, सुराख बन जाए, तो भी ये इम्पाइमा हो सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह भी हो सकती है कि इम्पाइमा बन जाए, और सेप्टिसीमिया की वजह से भी ऐसा हो जाता है। जी, तो हम बात कर लेते हैं इसके सिम्पटम्स के हवाले से कि इम्पाइमा में कौन से सिम्पटम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इम्पाइमा की कंडीशन है। सबसे पहली बात कि फ़ीवर होता है, बुखार हो जाता है, चेस्ट पेन होती है यानी सीने में दर्द होता है, खांसी होती है, और पस इन म्यूकस यानी कि बलगम में पस आने लगती है। डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और याद रखिए कि सीने में क्रैकलिंग साउंड्स आती हैं, यानी बुलबुलों जैसी आवाज़ें आती हैं। और फिर डिक्रीज्ड ब्रीदिंग साउंड्स होती हैं, यानी सांस की जो आवाज़ है वो कम हो जाती है। और डल साउंड्स होती हैं। वेंट पिंग जो चेस्ट होती है, यानी कि इसमें होता है ऐसा, चेस्ट को टैप करने से ऐसा होता है। एक चीज़ आपको शेयर करती चलूँ कि 70 इयर्स से ज़्यादा जब लोगों की एज हो जाती है, यानी 70 साल की उम्र के करीब लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर ये कि चेस्ट की सर्जरी या कोई ट्रॉमा हो गया हो तो भी इम्पाइमा हो सकता है। इसके अलावा कुछ वो लोग भी इम्पाइमा का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से लोगों को ये हो सकता है, तो उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। फिर हार्ट डिजीज़ में अगर मुब्तला हैं लोग तो ड्यू टू सर्टन बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है। फिर प्रीवियस कैंसर अगर किसी को रहा हो तो भी ये कंडीशन डेवलप कर सकती है ड्यू टू सर्टन इन्फेक्शंस। फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अगर किसी पल्मरी हिस्से में, यानी कि पल्मोनरी डिसऑर्डर कोई हो गया हो, या लंग की कोई डिजीज़ रही हो, यानी फेफड़ों की कोई बीमारी रही हो, तो भी इम्पाइमा हो सकता है। हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस के हवाले से। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 जो है वो सिंपल इम्पाइमा कहलाती है, या फिर इसको
एक्सुडेटिव फेज़ भी कहते हैं और इसमें एक्सुडेशन हो जाता है यानी पस फॉर्मेशन हो जाती है। और सेकंड जो स्टेज है वो कॉम्प्लिकेटेड इम्पाइमा होता है। इसमें फाइब्रिनो प्रूलेंट फेज़ होता है, ये कि फाइब्रस हो जाती हैं, टिश्यूज़ जो हैं वो सख्त होने लगती हैं और साथ ही साथ उनमें पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी वो क्रॉनिसिटी आ जाती है उसमें। थर्ड जो स्टेज है वो फ्रैंक इम्पाइमा होती है और उसमें ऑर्गेनाइजिंग फेज़ इसे कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जिनके ज़रिए ये पता चल सकता है कि इम्पाइमा को कैसे चेक किया जा सकता है। उसमें एक्स-रे सबसे नंबर 1 पे है और उसके बाद जो है वो ड्राई जो है वो याद रखिए कि समटाइम ये ड्राई प्रूलेंट इम्पाइमा होता है और समटाइम वेट होता है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में अगर इसके इलाज की बात की जाए तो वो एंटीबायोटिक्स हैं या ड्रेनेज किया जाता है जिस हिस्से में जो है प्रूलेंसी हो जाए या इम्पाइमा की कंडीशन हो जाए। इसके अलावा सर्जरी इसका हल है या फाइब्रिनो लाइटिक सर्जरी की जाती है। यहाँ हम बात कर लेते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं इस सिलसिले में और पेशेंट को क्योर करने से सिलसिले में बहुत बेनिफिशियल है। उसमें बेलाडोना बहुत हमारी अच्छी मेडिसिन है कि अगर एकोनाइट देने के बावजूद काम नहीं बन रहा और पेशेंट क्योर नहीं कर रहा तो आप बेलाडोना देते हैं जहाँ पर कंजस्टिव डिसऑर्डर है। इसी तरह फर्स्ट स्टेज अगर है और उसके साथ ही साथ स्कैंटिक एक्सपेक्टोरेशन भी मौजूद है तो एसिकुलस हमारी मेडिसिन है। आर्निका बहुत अच्छा काम करती है कि अगर प्लोरेसी हो गई है और ड्यू टू एक्सटर्नल इंजरी है यानी किसी इंजरी की वजह से अगर ये कंडीशन डेवलप कर गई है तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्राइनिया हमारी मेडिसिन है जो फर्स्ट स्टेज पे इस्तेमाल होती है। और इसी तरह ड्राई अगर जो है प्लोरेसी है तो आर्सेनिक एल्बम को इस्तेमाल करते हैं। अगर सीरस प्लोरेसी हो यानी सीरस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हों और अगर थर्ड स्टेज की प्रूलेंट एक्सुडेशन हो चुकी हो तो हीपरसल्फ इस्तेमाल करते हैं, यानी पस फॉर्मेशन हो चुकी हो तो हम हीपरसल्फ को इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत अच्छा काम करती है। कंथारस हमारी मेडिसिन है जो सेकंड स्टेज ऑफ प्लोरेसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सल्फर, मर्क्यूरस, नाइट्रिक एसिड, एब्रोटीनम, साबाडीला, एपिस मेलिफिका और कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।